नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पश्चिम बंगाल की आज की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अपने साथ हुई धक्का मुक्की के बाद भवानीपुर में उपचुनाव रद्द करने की मांग की है। दिलीप घोष ने कहा कि प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं और ऐसी कानून व्यवस्था में चुनाव करवाना मुश्किल होगा और ऐसे में वो अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि चुनाव रद्द किया जाए। और इसी के तहत एक प्रतिनिधि मंडल शाम 5 बजे इलेक्शन कमीशन से मिलने भी जाने वाला है बीजेपी का, जिसमें बीजेपी के दिलीप घोष ये अपील करने वाले हैं। धक्का मुक्की की तस्वीरें आज दिन की है, जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये धक्का मुक्की की गई। न सिर्फ ये सब किया गया बल्कि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को लहूलुहान कर दिया गया। अगर हमारे जैसा नेता कार्यकर्ता एमपी का ऊपर अटैक होता है तो सामान्य जन घर से निकल करके पोलिंग करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है, इसलिए चुनाव को रद्द किया जाए, स्थगित किया जाए। जब वातावरण अनुकूल होगा और चुनाव कमीशन अपने कार्यकर्ताओं का, अपने उम्मीदवार का सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे, तब चुनाव होना चाहिए। तब तक इसको रोका जाए। आशिका, ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले पर एक नई तरह की सियासत को जन्म देते हुए दिलीप घोष नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत फौरी है ये बयान, टीएमसी की तरफ से कोई रिएक्शन? देखिए, टीएमसी की तरफ से तो रिएक्शन अभी इस पर नहीं आया है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए यही मांग की है। और अब जब बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल यहाँ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचने वाला है, मैं इस समय चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ही हूँ और जो यहाँ पर आकर के यही मांग, कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार जो है वो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा था। और अब आज की जो घटना है इसको ढाल बना करके एक बार फिर बीजेपी की तरफ से यही मांग की जाएगी कि चुनाव जो है फिलहाल उनको स्थगित कर दिया जाए। तो ये बड़ी मांग है बीजेपी की तरफ से। हालांकि जो आज की घटना है वो हिंसा इसके पहले भी चुनाव के दौरान नजर आ चुकी है, चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी जो सुर्खियों में रहा है पश्चिम बंगाल। और अब जो घटना आज की है उसको लेकर के बीजेपी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी और इस बीच लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां से वो अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में उपचुनाव के दौरान जो कैंपेन हुआ, आखिरी दिन आज था प्रचार का। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ है और इस दौरान प्रचार पर निकले बीजेपी नेता दिलीप घोष को भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाया और उन पर हमला बोला है, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। हालांकि बाद में किसी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने दिलीप घोष को वहां से निकाला। बीजेपी दिलीप घोष पर हुए हमले की शिकायत इलेक्शन कमीशन करेगी। शाम 5 बजे एक प्रतिनिधि मंडल जाने वाला है इलेक्शन कमीशन और इस मामले में चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से पहले रिपोर्ट तलब की थी। सुरक्षा बलों का ऊपर भी अटैक हुआ और जब मेरे ऊपर अटैक होने का परिस्थिति बनी, मेरे धक्का मुक्की किया गया, मजबूरी में उन्होंने बंदूक निकाला। इस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर अगर चुनाव को पहले होता है, गुंडों का हाथ में पूरी स्थिति जाती है। शासन प्रशासन कहीं दूर दूर तक नहीं है। जिस प्रशासन के मुखिया यहाँ मुख्यमंत्री खुद उम्मीदवार है, वहाँ अगर कानून व्यवस्था की इतनी और कमज़ोर है और लापरवाही है तो कैसे चुनाव पूरा हो पाएगा? आशिका, ये बहुत बड़ी मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि उपचुनाव को रद्द किया जाए, लेकिन उपचुनाव को रद्द करने के पीछे जो दलील दी जा रही है, इलेक्शन कमीशन उसे कितनी गंभीरता से लेगा? देखिए, अब से कुछ मिनटों के बाद ही बीजेपी का ये प्रतिनिधि मंडल पहुंचने वाला है। चुनाव आयोग के दफ्तर पर ही मैं मौजूद हूं। क्या रुख चुनाव आयोग का रहता है, क्योंकि ये जो मांग है बीजेपी की बहुत बड़ी मांग है और इसके पहले भी कानून व्यवस्था का की आड़ लेते हुए बीजेपी सवाल उठा चुकी है कि चुनाव कराने की परिस्थिति राज्य में नहीं है। और आज की जो घटना है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सहायक बन रही है उनकी इस मांग के लिए। और ये अपनी मांग लेकर के कुछ मिनटों में इस चुनाव आयोग के दफ्तर में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा। आगे चुनाव आयोग का रुख क्या है ये देखने वाला होगा। मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि एक पीआईएल वकील एक हैं, उनके द्वारा जो है दायर की गई थी हाई कोर्ट में भवानीपुर के उपचुनाव को लेकर के सवाल ये पूछा गया था कि जब राज्य में और 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं तो सिर्फ भवानीपुर पर उपचुनाव क्यों हो रहा है। इसको लेकर के भी हाई कोर्ट ने एक जो कह सकते हैं कि चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा था। मुख्य सचिव की भूमिका पर सवाल उठाया कि कैसे मुख्य सचिव चुनाव आयोग
आयोग को ये चिट्ठी में लिख सकते हैं कि अगर चुनाव नहीं होते हैं तो संवैधानिक संकट हो जाएगा। तो इसको लेकर के भी हालांकि कोर्ट ने अपना जो फैसला है उसको रिजर्व रखा है, लेकिन भवानीपुर जो चुनाव है, उपचुनाव है, वो कई बार उस पर उंगली आशिका, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी की तरफ से लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर और किस तरह से आक्रामक है बीजेपी टीएमसी को लेकर इस मुद्दे पर। सुनते हैं शुभेंदु अधिकारी से लेकर तमाम वो नेता जुड़ रहे हैं इस वक्त। सिचुएशन बहुत नाजुक है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। पूरा के पूरा हालत बहुत नाजुक है, सिचुएशन डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने का माहौल भी नहीं है, लेकिन भाजपा वर्कर आखिरी दम तक ये चुनाव लड़ेगी और हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। पिछले जब से टीएमसी पावर में आया है ये हम फेस करते आए हैं, हमारे लिए कोई नया बात नहीं है। और आज का जो घटना घटा इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया है। इसीलिए शायद हमारे कार्यकर्ता को रोका गया, हमारे कार्यकर्ता को पीटा गया, दिलीप घोष जी को पीटा गया। तो बात यह है कि ये सब चीज़ें लोग तभी करते हैं जब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बंगाल में जो गुंडा राज चल रहा है, तो आज वो लेटेस्ट नमूना खुद उनके कार्यकर्ता लोगों ने पेश किया। दो अधिकारी को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि हम अंत तक लड़ेंगे। दिलीप घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं जो अभी इलेक्शन कमीशन पहुंचने वाले। दिलीप जी, आगे की रणनीति क्या है बीजेपी की इस मुद्दे पर? देखिए, चुनाव घोषणा होते ही हम चुनाव प्रचार में लगे थे, कैंडिडेट प्रचार, और जितना प्रचार आगे बढ़ा टीएमसी उतना में उतना डरने लगा। उसका परिणाम है कि हिंसक होकर के बार बार हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। हम तो पूरी तैयारी के चुनाव में उतरे थे, लेकिन चुनाव प्रचार में ही हमको उतरने नहीं दिया जा रहा है, लोगों तक पहुंचने नहीं दिया रहा। रोज मारपीट गड़बड़ होता है और हमारे कार्यकर्ताओं का सुरक्षा भी निश्चित नहीं। तो जब पार्टी के नेता, एमपी, स्टार प्रचारक भी प्रचार नहीं कर सकते, लोग तक पहुंच नहीं सकते, वहां फ्री फेयर इलेक्शन कैसे संभव है? और लोग अगर चुनाव में भाग ही नहीं ले पाएंगे तो इस डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, इस चुनाव का क्या मतलब है? दिखावा ही खाली। पहले से निश्चित है किसी को जीताना, इसलिए जीत जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन आपसे पूछेगा ना कि आप चुनाव के अंतिम दिन इस तरह की बात कह रहे हैं, जो कैंपेन का अंतिम दिन है उस दिन आप ये बात कह रहे हैं। पहले शायद कहते तो उस बात को और नजरिए से देखा जाता, तमाम तरह की रिपोर्ट मंगवाई जाती। पहले से ही बोले, दिल्ली चुनाव कमीशन तक हम लोग गए थे, हमारी टीम गई थी, हमारे केंद्रीय नेता गए थे उसमें, और यहाँ कलकत्ता चुनाव कमीशन में लगभग रोज हम लोग जाते थे जब हमारे साथ मारपीट होती थी। हमारे कैंडिडेट को घुसने नहीं देते थे, कुछ कुछ क्षेत्र में यहाँ प्रचार नहीं कर सकते। ममता बनर्जी की जो बस्ती है वहां जा ही नहीं सकते, 144 है, तो ऐसा कैसे चुनाव हो सकता है? टीएमसी आप पर आरोप लगा रही है दिलीप जी कि आप लोग हार से डर रहे हैं, इसीलिए रद्द करवाना चाहते हैं चुनाव। वो तो मालूम हो गया कौन डर रहा है। जो शारीरिक रूप से लोगों को अटैक कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, सर फोड़ देते हैं, और हर रोज ऐसा घटना होता है। तो जिनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, लोगों की और मत पर विश्वास नहीं है, उनको तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, चुनाव नहीं लड़नी चाहिए। हिम्मत है तो फ्री फेयर इलेक्शन कराओ और देख लो, पब्लिक जो राय देगी वो मान लेंगे हम लोग। ऐसे में भवानीपुर की जनता ये जानना चाहती है आपसे दिलीप घोष जी कि चुनाव रद्द करने की मांग क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि चुनाव प्रचार ही नहीं हो रही है, वहां की जनता नहीं निकलेगी घर से, वोट नहीं कर पाएगी। इस प्रकार घटना घटने के बाद और टीवी में देखने के बाद किसका हिम्मत होगा? और ये हमेशा होता है, जबकि वहां नॉन बंगाली वोटर्स एक बड़ी मात्रा में 35-40% हैं। उनको डराने का एक पद्धति है, सुबह बम ब्लास्ट कराते हैं। पिछले चुनाव के बाद हर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जाके जहां के लोग वोट डाले थे उनको डराया गया, गाड़ी तोड़ा गया, खिड़की तोड़ा गया। वो डरे हुए ऑलरेडी है, और इस प्रकार डर का वातावरण बनाया जा रहा है ताकि हमारे जैसा वोटर है और सामान्य लोग वो पोलिंग में भाग ना ले। लेकिन दिलीप घोष जी, टीएमसी ने जो ट्वीट किया है वो तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। घर घर जाके लोगों को चुनाव में भाग लेने के लिए हम अपील कर रहे थे, उसमें मानवाधिकार कैसे हो गया बाधित? ये चुनाव के बाद पोस्टल वायलेंस में हमारे 60 कार्यकर्ता मारे गए हैं, 12,000 से ज्यादा हिंसक घटना हुआ है।
वो हम कोर्ट में गए तो कोर्ट ने जजमेंट दिया, मानवाधिकार कमीशन की टीम गई, उस पर भी आक्रमण हुआ। तो पता ही चल रहा है यहाँ कानून व्यवस्था क्या है, यहाँ की पार्टी, यहाँ की सरकार क्या कर रही है। और कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया है, तो पता ही चल गया है, साफ साफ है कौन क्या कर रहा है। भवानीपुर की जो जनता ये तस्वीरें देख रही है वो जानना चाहती है दिलीप घोष जी से कि आखिर भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान हुआ क्या था। आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए वहां के लोगों को। मैं उनके साथ ही था, उनके घर घर में जाकर मैं पर्चा बांट रहा था, लिफलेट्स दे रहा था। हमारे और भी नेता जाकर वोटर स्लिप बांट रहे थे। इतना ही प्रोग्राम था, कोई रैली जुलूस सभा नहीं था। लोगों को जाके व्यक्तिगत रूप से मिल करके अपील करते, आप आइए चुनाव में वोट डालिए। लेकिन उसमें भी अटैक हो जाता है। कितने डरते हैं लोगों का मत को, ये जानते हैं कि जीतेंगे नहीं, तभी हमको इस प्रकार से जबरदस्ती रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन आपकी इस बात को क्यों तवज्जो दे, क्यों माने कि चुनाव रद्द होना चाहिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन को लेकर पहले से प्रश्न है हमारे, क्योंकि कानून व्यवस्था उनके हाथ में। जिस परिस्थिति में चुनाव हो रही है, टीएमसी कहती है कि इलेक्शन कमीशन को लेकर वो आप पर प्रश्न करते हैं, आप कह रहे हैं कि हम पहले से ही उन पर प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल प्रश्न करेंगे ना, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए लोगों ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस भी किया है जिसका जजमेंट लंबित है। और चुनाव कमीशन के ऊपर कोर्ट ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर उनके पास नहीं है। किसी एक व्यक्ति के लिए क्यों चुनाव हो रहा है? यहाँ सिटिंग एमएलए और मंत्री था, उनको क्यों रिजाइन कराया गया? ये जो चुनाव अननेसेसरी, इसकी खर्चा कौन देगी, इसकी कोई हिसाब नहीं है। तो कहीं हार गया कोई, तो कहीं उसको जिताना है, चीफ मिनिस्टर रखना है, इसलिए कहीं भी चुनाव थोप दो लोगों का ऊपर, कैसे हो सकता है? और वो भी जबरदस्ती चुनाव जीतने की जो तैयारी हो रही है, इस पर हमारा प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि भवानीपुर का जो चुनाव है वो बीजेपी के ऊपर थोपा जा रहा है। बीजेपी के ऊपर नहीं, लोगों का ऊपर, जिन्होंने अपना प्रतिनिधि चुन चुके हैं आम चुनाव में, फिर उनको रिजाइन करा के किसी व्यक्ति को जिताना है, चीफ मिनिस्टर बना कर रखना है, इसलिए जबरदस्ती चुनाव फिर एक बार चुनाव किया जा रहा है। करोड़ों खर्चा किया जा रहा है, लोगों को दोबारा वोट डालना पड़ेगा इस कोविड सिचुएशन में, और ये हिंसा जो उसका ऊपर हो रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन शोभन देव चटर्जी तो कह रहे हैं कि जीत तो होनी है ममता बनर्जी की, बस अब जीत का फासला तय करना है, और इसी वजह से बीजेपी डरी हुई है। बिल्कुल सही उनका कहना है। तो क्यों डर रहे हैं, क्यों हिंसा कर रहे हैं, क्यों उनके बड़े बड़े मंत्री जाके फुटपाथ में चाय पी रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनके मंत्री मेयर क्यों घर घर जाके पर्चा बांट रहे हैं? आप बैठे रहिए घर में आराम से, चाहे कोई कुछ भी बोले, लोग आपको वोट देंगे, जीत जाएंगे। उनका विश्वास नहीं है कि जीतेंगे वो, क्योंकि ममता बनर्जी को एक बार बीजेपी हरा चुकी है, फिर दोबारा हरा सकती है। इसी डर से इस प्रकार हिंसकों को व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन भवानीपुर सीट से तो हारी थी ना बीजेपी, शोभन देव चटर्जी जीते थे, और एक गढ़ रहा है पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का, तो वो बहुत श्योर है कि इस सीट से तो जीतना ही है, और ये जो श्योर होना है ये बीजेपी की डर की वजह है, ऐसा टीएमसी का आरोप है। गढ़ है तो यहाँ से भाग के क्यों नंदीग्राम गई थी? वहां के लोगों ने आईना दिखा दिया उनको कि क्या है। 2014 में लोकसभा चुनाव के समय इसी भवानीपुर से बीजेपी को लीड मिली थी, इतिहास उनको मालूम है, वो दोहरा सकते हैं, तो भी तो इनको इतना डर है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि भवानीपुर में खेला नहीं होगा, न्याय होगा। हम भी न्याय चाह रहे हैं, और वो न्याय चुनाव कमीशन दें, ये हमारी हक है उनसे मांगने का। हमारे लोग निडर होकर चुनाव प्रचार में लगे और लोग निडर होकर वोट करें, इस प्रकार वातावरण बनाए हो। नहीं, लेकिन दिलीप घोष जी, अगर चुनाव रद्द हो जाता है तो फिर आगे कब होगा? क्योंकि स्थितियां तो जस की तसी बनी है, भले ही आप टीएमसी पर आरोप लगाएं, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाएं, तो चुनाव होगा कैसे भवानीपुर और तमाम दूसरी तरह की उपचुनाव वाली सीटों पर? कैसे आप बताइए, कोई आप ऐसा कोई तरीका बताइए। कमीशन को ये देखना है, उनकी जिम्मेदारी है कि लोग वोट डाल सके और प्रचार हो सके। अभी भी 4 और विधानसभा उपचुनाव बाकी है, उसको कहे छोड़ दिए। वहां के लोगों को ये अधिकार नहीं कि अपना प्रतिनिधि चुने, तो उसके साथ इसका होना चाहिए था। तो चाहे तो उसका भी होगा दीपावली के बाद, तो ये भी उसके साथ हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी को रिजाइन करना पड़ेगा, इसलिए चुनाव कमीशन ने उनके साथ दिया और ये चुनाव का व्यवस्था किया है, जो हमारे दृष्टि से लगा कि ये ठीक नहीं है। तो आपको कितना % लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन आपकी बात को मान जाएगी? ये तो उनके ऊपर है। हम कोई घटना होता है तो उन पर जाते हैं, वहां जाके कंप्लेन करते हैं, और ये उनका देखना है कि हमको न्याय मिले। लेकिन शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हम कुछ भी हो चुनाव लड़ेंगे, उनका भी स्टेटमेंट भी हम चला रहे थे कि हम आखिरी दम तक चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि चुनाव रद्द कर देते हैं, ये फर्क क्यों बीजेपी के 2 कद्दावर नेताओं के स्टेटमेंट में? छोड़ करके हम तो भागे नहीं है, पहले से ही हमारे कैंडिडेट को रोका जा रहा था, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट को रोका जा रहा था, फिर भी हम चुनाव लड़ रहे थे। क्यों बंगाल में चलता है?
लेकिन अंतिम दिन भी अब चुनाव मेरे साथ नहीं, मेरे पहले 1 घंटा पहले अर्जुन सिंह के साथ ऐसे ही हुआ है। तो वहां आप निष्पक्ष होकर निडर होकर चुनाव प्रचार भी नहीं कर सकते हैं और लोग वोट भी नहीं डाल सकते हैं। इस चुनाव का क्या मतलब होता है? कैसे लोगों का इच्छा का अभिव्यक्ति का प्रतिफलन होगा? इसलिए हमने ये दावा किया कि चुनाव कमीशन इसका सर्वे करे कि सच में वहां परिस्थिति है कि नहीं। हर रोज घटना हो रही, कहीं प्रशासन की कोई अधिकारी मौजूद नहीं है और इस प्रकार परिस्थिति में गुंडों का हाथ में सारा कुछ चला गया है, वो उसको नियंत्रण कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव हो गया, लेकिन एक उपचुनाव की सीट पर आप कह रहे हैं कि रद्द हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों दिलीप घोष कहते हैं? नहीं हुआ है। 5 सीट और पिछले का 2 लंबित, 7 सीट का यहाँ चुनाव होना था। नहीं, मैं 2 पश्चिम हो रहा है बंगाल नॉर्मल। विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूँ। तब भी तो हुआ, तब भी हंगामा हुआ, तब भी टीएमसी ने आप पर आरोप लगाया, बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया, लेकिन चुनाव हुआ ना। नहीं, चुनाव तो हुआ है, हमने मान भी लिया तो है। यहाँ पर 213 चुनाव सीट रद्द लेकर कराने की TMC बीजेपी क्यों मांग कर रही है? टीएमसी सत्ता में है और तो सरकार चल रही, क्यों, क्या जरूरत थी उपचुनाव करने के लिए? इसीलिए कि ममता बनर्जी को अनेक प्रकार में जिताना चाहिए, जो हम नहीं मानते हैं कि ये लोकतंत्र के पक्ष में है। पर लेकिन दिलीप घोष जी, ये तो संवैधानिक अधिकार है ना उनका। अगर भाई हमारा भी अधिकार है ना, तो वो लड़ेंगी ना हमारा भी चुनाव, अधिकार कहीं से भी लड़ेंगी। कहीं से भी लड़े, जबरदस्ती मारपीट करके चुनाव जीतेंगे क्या? हमारे लोकतंत्र में है क्या? नहीं, मैं फिर वापस शुभेंदु अधिकारी के स्टेटमेंट में आना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, अभी हमने सुनवाया, आप कहेंगे तो मैं दोबारा भी सुनवा दूंगी। उन्होंने कहा कि हम आखिरी दम तक इस सीट पर लड़ेंगे। वो लड़ने की बात कर रहे हैं, आप चुनाव रद्द करने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम कहां बोले कि हम भाग जाएंगे। इतना चुनाव होते हुए, हिंसा होते हुए भी हमने चुनाव लड़ा था। आज 80 कार्यकर्ता को 80 बूथ पर उतारे हैं हम लोगों ने, क्योंकि चुनाव हमको जीतना है जी। लेकिन अगर चुनाव हमको प्रचार पूरा करने नहीं देंगे तो किस उम्मीद से होगा कि लोग आके वोटिंग करेंगे? तो आप अंतिम अपील इलेक्शन कमीशन से क्या करना चाहते हैं? हम तो बोल दिए हैं कि चुनाव रद्द करिए और जब लगेगा वातावरण ठीक है, हम चुनाव प्रचार कर पाएंगे, तब चुनाव करिए। तो बाकी जो उपचुनाव वाली सीट रह गई है उनके साथ करवा दिया जाए, तब ठीक है, तब मानेंगे आप इस बात को? बिल्कुल ठीक है। वो कब होगा वो चुनाव कमीशन ही तय करे, कोई जरूरी नहीं उपचुनाव करने के लिए। पिछले 1 साल तक लंबित था, चल रहा था, अभी चलेगा, सरकार चल रही है, क्या चिंता है? बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उपाध्यक्ष बीजेपी के पश्चिम बंगाल में। और उसी के साथ ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हम चाहते हैं कि फ्री फेयर इलेक्शन हो और अगर ऐसी स्थितियां नहीं है तो इलेक्शन कमीशन को ये चुनाव रद्द कर देना चाहिए। और इस घटना से पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भवानीपुर सीट पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए। जवाब में टीएमसी की तरफ से जय बांग्ला के नारे लगाए गए। इस उपचुनाव में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल, दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। भवानीपुर के उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने 80 जगह पर 80 नेता प्रचार के लिए उतारे हैं। बीजेपी का आरोप है कि भवानीपुर के वार्ड संख्या 71 में अर्जुन सिंह को रोककर टीएमसी समर्थकों ने नारेबाजी की। अर्जुन सिंह के सुरक्षा कर्मियों से भी धक्का मुक्की की गई। भवानीपुर में चुनाव का अंतिम दिन और एक तरफ जय बांग्ला तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे। दिलीप घोष भवानीपुर के 71 नंबर वार्ड में प्रचार के लिए पहुंचे, जहां पर एक तरफ दिलीप घोष और बीजेपी के समर्थक तो दूसरी तरफ यहाँ टीएमसी के समर्थक ममता बनर्जी के पोस्टर हाथ में लेकर के और जय बांग्ला के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो ऑटो के जरिए यहाँ पर माइकिंग भी टीएमसी के द्वारा की जा रही है और दिलीप घोष ही नहीं, पार्टी के दूसरे नेताओं को भी इसी तरह से जगह जगह पर रोका गया है। और साथ साथ दिलीप घोष के आप देख सकते हैं कि टीएमसी का भी एक कार्यकर्ता चल रहा है जो ममता बनर्जी के पैम्फलेट बांटते हुए चल रहा है, तो हाथ में ममता बनर्जी की तस्वीरें लेकर के। और बीजेपी के जो नेता हैं उनको जगह जगह पर रोकने की कोशिश टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। दिलीप घोष की तस्वीरें आप देख सकते हैं, भवानीपुर में बाहर निकले हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्रियंका टिब्रेवाल के जो पैम्फलेट है वो बांट रहे हैं और दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से भी यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष सर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता। भवानीपुर में होने वाले उपचुनाव के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई है। बीजेपी का आरोप है कि इस झड़प में उनके कई कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।
तो घायल बीजेपी के कार्यकर्ता आप देखिए जिन्हें लहूलुहान किया गया है। आरोप है टीएमसी के ऊपर। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर झड़प की है, हंगामा किया है और इस दौरान कई कार्यकर्ता बीजेपी के जख्मी हुए हैं, जिनसे मिलने के लिए पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार पहुंचे हैं मुलाकात करने, उनका हालचाल जानने। पथसभा चल रहा है। पथसभा में हम लोग थे डायना साइड में, जहाँ पे है आगे वाला मोड़ है, एक पटुआपाड़ा मोड़ है, वहाँ पर दिलीप दा को घेर करके विक्षोभ किया गया, उन पे अटैक किया गया। जितने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोग हम लोग यहाँ पर थे, वो लोग सब उठ करके हम लोग उधर गए। जब हम लोग उधर गए तो जाकर के देख रहे हैं, वहाँ पे 150 से ज़्यादा गुंडा लोग ऑलरेडी मोड़ पे खड़ा है। जब हम लोग युवा मोर्चा कार्यकर्ता के साथ गए तो धक्का मुक्की करना शुरू किया। वो लोग उधर से धक्का देते आया, लेकिन यहाँ पर कोई बांस शायद उसको मिला। बांस से पहला बार मैं ऊपर में यहाँ पे अटैक किया। अटैक करने के बाद जब हम बैठे तो देखे चारों तरफ से लोग घेर करके जबरदस्त मारधार करने लगा। यहाँ कोलकाता में 8 वार्ड है बेहनपुर असेंबली में, तो हर वार्ड में 10-10 नेता 80 नेता हम उतरे हैं आज बंगाल को मैसेज देने के लिए। पिछले चुनाव के बाद से अभी तक हमारे 60 कार्यकर्ता की हत्या हुई है। जो हिंसा और यहाँ जो भ्रष्टाचार चरम पर है, लोकतंत्र की नामो निशान नहीं है। देख रहे हैं हमारे कार्यकर्ता जहाँ जा रहे हैं वहाँ गुंडे आकर उनको पीछे करके धावा कर रहे हैं। तो इसका खिलाफ वोट देके बंगाल में परिवर्तन के लिए लोगों को हम अपील कर रहे हैं। आज जगह जगह पर आपके नेताओं को रोका जा रहा है। हाँ, यही पद्धति है। जब उनको डर लगता है कि हम हार जाएंगे तब हमको जबरदस्ती रोकने का प्रयास करें। जो बोल रहे बीजेपी का जमानत जब्त हो जाएगा, बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिलेगा, उनको ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को रोकना पड़ रहा है जबरदस्ती। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ये घोषणा कर रहे हैं कि भवानीपुर तो शुरुआत है, दिल्ली की लड़ाई की ये शुरुआत है। और बस ये बात तो नंदीग्राम में उन्होंने बोला था। नंदीग्राम की कहानी सबको मालूम है। हम चाहते हैं वहाँ भी, यहाँ के लोग भी नंदीग्राम को दोहरा दे एक बार। भवानीपुर में हुए हंगामे के बाद बीजेपी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा गया, भवानीपुर के जादू बाजार में बीजेपी की चुनावी रैली में भी खून बहाया गया फिर से। नंदीग्राम के बाद इस अन्याय का जवाब भवानीपुर की जनता भी 30 सितंबर को बैलेट बॉक्स में देगी। और इस मुद्दे पर न्यूज 18 की टीम ने टीएमसी नेता शोभनदेव चटर्जी से बातचीत की। शोभनदेव चटर्जी वही हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट छोड़ी है। बातचीत में शोभनदेव ने बीजेपी पर प्रचार के दौरान कोरोना नियम तोड़ने समेत कई आरोप लगाए। ये बताइए कि आज बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक दी है, 80 नेता 80 जगह। अरे भाई 80 नेता 80 जगह में है, लेकिन अमित शाह आने में डर लग गए उसको, नरेंद्र मोदी को आने में डर लग गया, और दूसरा जितना केंद्रीय मंत्री है वो लोग को डर लग गया, सारी चीफ मिनिस्टर को डर लग गया कि वो लोग को जानकारी है इस में रिजल्ट क्या होगा। अभी तो हम लोग को खाली कितना डिफरेंस होगा इसके लिए लड़ाई हो रहा है, जीतने के लिए लड़ाई नहीं हो रहा है। भवानीपुर में कितना डिफरेंस होगा। हम लोग चाहता है क्या लाखों वोटों से ममता बनर्जी जीते, तो इसके लिए हम लोग को प्रचार भी चल रहा है। कल पूरी ताकत से हम लोग को सारी भवानीपुर में वहाँ मीटिंग किया, ममता बनर्जी किया, अभिषेक बनर्जी किया। इस बार भी हम लोग भारी मतों से ममता बनर्जी जीतेंगे, ये मेरी उम्मीद है। तो चुनाव प्रचार खत्म होने के पहले ये कहा कि भवानीपुर नहीं भारत की लड़ाई है, तो ये दिल्ली की लड़ाई का आगाज है। इसलिए लड़ाई है कि हम लोग एक बार प्रमाण किया पश्चिम बंगाल में, जब सारी ताकत लेकर बीजेपी आया था पश्चिम बंगाल में, लेकिन उसको रोकने में कामयाब हुआ ममता बनर्जी, और 2016 से ज़्यादा सीटों से जीता है। तो इसे प्रमाण हो गया सारे हिंदुस्तान में एक ही लड़की है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी, जो रोक सकता है बीजेपी को। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। सोशल मीडिया की खुमारी आजकल ऐसी चढ़ी है कि लोग फेमस होने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक मंदिर में एक लड़की ने फिल्मी गानों पर ऐसा डांस किया कि बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर लड़की का डांस वायरल हुआ तो ज्यादातर लोग मंदिर परिसर में इस तरह का डांस देखकर भड़क गए। मंदिर के महंत समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने आरती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद आरती के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया कि लड़की ने मंदिर परिसर में अमर्यादित डांस किया।
साहू नाम की महिला द्वारा कुछ हमारे वीडियो डालने संबंधी शिकायत की थी, जिसमें वो महिला मंदिर के सामने नृत्य कर रही थी। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए FIR दर्ज की गई है कोतवाली थाने में। मंदिर के सामने अमर्यादित तरीके से डांस कर रही थी, इसके देखते हुए 298 IPC का FIR दर्ज की गई है। और बताया जा रहा है कि वीडियो बनाने वाली लड़की का नाम आरती साहू है। आरती ने ये वीडियो छतरपुर के जनराय टोरिया मंदिर में बनाया है। आरती के इंस्टाग्राम पर 25 लाख फॉलोअर्स हैं। अब उनके इस वीडियो पर जमकर बवाल मचा हुआ है। और मामले को बढ़ता देख आरती ने इंस्टाग्राम से ही वीडियो हटा दिया है, साथ ही सोशल मीडिया पर माफी भी मांग ली है। आरती का दावा है कि उसका मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ आप लोग अच्छा सपोर्ट करते हो, बट मेरी किसी भी वीडियो का इंटेंशन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी की इंसल्ट करने का मकसद है, ना ही मेरे किसी वीडियो का इंटेंशन किसी की राजनीतिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। अगर मेरी किसी वीडियो की वजह से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो कृपया करके मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारे साथ मनोज हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं इस खबर पर। मनोज, पॉपुलैरिटी पाना तो इस वीडियो का मकसद था, लेकिन इस तरह की पॉपुलैरिटी जिसमें विवाद जुड़ जाए और माफी मांगनी पड़े, कैसे पूरा मामला सामने आया, जरा बताइए। पूरा पहले वीडियो आरती काफी समय से इंस्टाग्राम पे अपनी रील बनाकर काफी वक्त से डालती है और शहर में लोग जानते हैं कि आरती साहू को डांस करने का शौक है। और इसके बाद इस तरह का वीडियो आरती ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ बचपन से वो इस मंदिर में जाती रहती है और परिवार के साथ जब गई हुई थी तो सामने जो चबूतरा था, बैकड्रॉप में मंदिर था और वहाँ डांस करते हुए उन्होंने अपनी रील बनाकर इंस्टाग्राम में डाल दी। 2-3 दिन तक लोगों को पता नहीं चला, लेकिन आरती का जब ये डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जब लोगों को पूरे शहर में जब ये खबर फैली, तो जो बजरंग दल से जुड़े हुए वहाँ के कन्वीनर हैं सुरेंद्र शिवहरे, उन्होंने जाकर पुलिस में इस बात की शिकायत की, जबकि वो जानते थे, मतलब उनको इस बात की खबर लग गई थी कि आरती साहू शहर में ही रहती है, लेकिन बजाय आरती साहू से किसी तरह की बात करने के उन्होंने पुलिस में जाकर शिकायत की। पुलिस ने एक दिन तक उनकी शिकायत पर कुछ कार्रवाई नहीं की, लेकिन आज सुबह जाकर पुलिस ने IPC की धारा 298, जिसमें 298 में होता यह है कि आपने किसी की अगर धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर अगर ठेस पहुंचा दी तो आपको IPC की धारा में आपको आपके खिलाफ केस होता है, 1 साल तक की सजा होती है, जुर्माने का प्रावधान है, और अगर आपका अगर अपराध थोड़ा सा और संगीन हुआ तो आपको जुर्माना भी होगा, 1 साल की सजा भी होगी, लेकिन इसमें समझौते का भी प्रावधान है। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी दोनों पक्षों से बातचीत हो रही थी तो दोनों पक्ष कह रहे हैं कि अब इस बात को बजरंग दल के जो कन्वीनर है जिन्होंने FIR की है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर आरती क्षमा मांगती हैं, माफी मांग चुकी हैं और अगर वो लिख कर देती हैं तो मामले में समझौता हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया। और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में लड़की ने माफी मांगते हुए क्या कहा, सुनिए। मेरा उस वीडियो को लेकर यही कहना है कि मुझसे गलती हुई है। मेरी किसी भी वीडियो का इंटेंशन किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर मेरी किसी भी वीडियो की वजह से किसी की राजनीतिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं फिर से माफ़ी मांगती हूं। और आपके चैनल के थ्रू मैं बस यही कहना चाहती हूं कि मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत सी अच्छी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। मैं NCC कैडेट हूँ और मैंने बहुत सी भजन वाली वीडियोज़ और बहुत सी ऐसी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। जिस धर्म से मैं बिलोंग करती हूँ उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ कह रखा है। तो अगर आपने बुरा पक्ष देखा है तो एक बार जाके मेरे अकाउंट पे अच्छा पक्ष भी देखिएगा।